नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। जेल प्रहरी परीक्षा 2025 अप्रैल के अंदर आपका पेपर होने वाला है, तो समय आपके पास अब है नहीं दोस्तों। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके यानी राजस्थान का जीके और प्लस भारत का जीके और प्लस रीजनिंग यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं सारे पढ़ेंगे, और विज्ञान सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरएसएसबी अक्सर पूछता है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। एक सिंगल क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को एकाग्रता से देखना है। और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शाम को 8:15 बजे अपने लाइव क्लास रेगुलर लगती है भाई इसी चैनल पर, तो उसमें जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, और टेलीग्राम पर ये पूरी भेज दूंगा पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मोर लिखा हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाओगे तो उसमें टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज और कि अपना स्कोर जरूर बताना लास्ट में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास है, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला ही आपका प्रश्न आ गया है। पहला आपका प्रश्न राजस्थान जीके से है, बदाना माता का मंदिर कहां बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बदाना माता का मंदिर आपसे पूछा गया कि ये कहां पर बना हुआ है। नागौर के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है, कोटा के अंदर है या फिर झालावाड़ के अंदर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बदाना माता का जो मंदिर है वो आपके कोटा के अंदर है दोस्तों। हाँ, एक कल पूछा था कि शिव जी का वो जो मंदिर है एक लिंग जी वाला, एक तो वो पूछा था। एक वो महाशिवरात्रि पशु मेला कल वाली क्लास में पूछा था, जिसमें एक प्रश्न आपको करने को दिया था, वो करौली में लगता है, याद रख लीजिएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला कहां लगता है, करौली के अंदर। और आपके बदाना माता का मंदिर कहां बना हुआ है, कोटा के अंदर। और जीण माता का पूछ ले तो ये है सिक्कर के अंदर। करणी माता का पूछ ले तो ये है बीकानेर देशनोक। ठीक है, याद रख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न पक्का बनेगा। अगला आपका प्रश्न, और ये प्रश्न आपका कौन सा आ गया है, ये प्रश्न आ गया आपका रीजनिंग का। 5 लिखा है, फिर 16, फिर 51, फिर 158 लिखा है। बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ध्यान से देखिए, 5 के बाद में कितना आया, 16 आ गया। 16 के बाद में कितना आ गया, 51 आ गया। 51 के बाद में कितना आ गया, 158 आ गया। अब यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर किया क्या जा रहा है। 5 से 16 होने में कितना समय लगा होगा, क्या किया होगा। चलो पहले एक काम करते हैं, 5 का 3 गुणा करते हैं और फिर प्लस 1 करते हैं इसके अंदर। जैसे ही 5 का 3 गुणा किया 15 हुआ, 15 के साथ 1 जोड़ा, कितना बन गया सर जी, 16 बन गया। अरे वाह सर जी। चलो यहां पर भी ऐसा ही करते हैं, 3 गुणा करते हैं 16 का, 16 तिया 48 हो गया। लेकिन 48 के साथ कितना जोड़ा है, यहां देखो 1 जोड़ा है। हर बार विषम संख्या जोड़ रहा है, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे जोड़ता जा रहा है ये। तो यहां पर जोड़ना कितना है, इस बार 3 गुणा तो कर दिया, लेकिन इस बार कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है सीधा। विषम संख्या चल रही है, सम संख्या नहीं जोड़नी है। 1 के बाद में 3 आती है विषम, 3 के बाद में 5 आएगी। ठीक है, तो जैसे 3 जोड़ा आपकी कितना बन गया, 51 बन गया। इसका मतलब यहां पर भी 3 गुणा करना है, लेकिन जोड़ना कितना है, 5 जोड़ना है। देख लो, चेक कर लो, 158 ही बनेगा। ठीक है ना, एक भाई 51 का 3 गुणा करोगे और उसके बाद में 5 जोड़ोगे तो 158 ही बनेगा आपका। इसी प्रकार यहां पर भी एक काम करना है आपको, 3 गुणा करना है। किसका, 158 का 3 गुणा करना है आपको। 3 गुणा करोगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 बच गया, 5 तिरी 15, 17 बच गया, 1 3 एकम 3 और 1 4, 474 हो गया। अब 474 के अंदर आप ऐड कर दो, यहां 5 ऐड किया था, यहां पे 7 ऐड कर देना बस, और क्या है। तो ये 481 बन रहा है क्या आपका, बिल्कुल 481 बन रहा है सर जी। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आराम से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला एक बार फिर से ये आपके रीजनिंग का प्रश्न आ गया। चंद्रमा उपग्रह लिखा गया है, समानुपात पृथ्वी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जिस प्रकार चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है दोस्तों, चंद्रमा सर जी उपग्रह है। उसी प्रकार पृथ्वी क्या है बताओ, उसी प्रकार बताना है पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक ग्रह है भाई, चंद्रमा जिस प्रकार उपग्रह है उसी प्रकार पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ सर जी, बी लॉक हो गया। बिल्कुल बी को लॉक कर दो, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न था आपका ये। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न है, यदि 2 4 6 3 बराबर 36 लिखा जाता है, 55 52 को 30 लिखा जाता है, तो 67 32 को क्या लिखा जाएगा। पहले समझो इसको कि 36 इसने कैसे लिखा। हो सकता है कोई 2 अंकों को जोड़ के अगली संख्या गुणा कर रहा होगा, या 3 को जोड़ के गुणा कर रहा होगा। कोई ना कोई तो यहाँ पे तुक लगाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई बैठ रहा होगा। अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे भी ये प्रश्न, ऐसे तो कैसे आएंगे। देखो पहले 2 4 6 3, ये हो गया 2463। इसमें देखो 2 को जोड़ो 4 के साथ, 4 को जोड़ो 6 के साथ, और इस पूरे को गुणा कर दो 3 के साथ। तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, और 12 को 3 से गुणा किया, 36 आ गया दोस्तों। अरे वाह, इसका मतलब इसमें क्या करना है, 5 + 5, यानी तीनों 5 को पहले ऐड करना है और गुणा किससे करना है, 2 से गुणा करना है। 5 चौड़ी 25, 25 पंजे 125, और 125 में
ये क्या कर दिया हमने, नहीं 5 5 10 5 15 हो गया, 15 का डबल करना है, सॉरी गुणा नहीं करना है, 15 का डबल करना है, डबल करेंगे तो कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें 3 गुणा किया था, यानी लास्ट वाले अंक का गुणा करना है। जैसे भाई ये 55 52 है, तो इसमें इन 3 को तो जोड़ दो शुरुआत वालों को और इसको गुणा कर दो। उसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, 6 के साथ 7 को जोड़ो, बाद में 3 को जोड़ो और इसका डबल कर दो। तो कुल मिला के 7 3 10 सर से 16, 16 का डबल कितना होता है 32 होता है सर, 32 होता है। तो 32 इसमें विकल्प नंबर ए में लिखा गया है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आराम से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका फिर जीके का आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर पूछिए, सिर्फ महिला साक्षरता दर, तो लगभग आपकी ये कितनी रही थी 52.1% के समथिंग है, यानी 52.1 कहीं लिखा होगा, विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन देखो एकदम पास पास लिखे गए हैं, तो गलत मत कर दीजिएगा। महिला साक्षरता दर राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो यह 52.1%, और पूरे राजस्थान की पूछे, पूरे राजस्थान की साक्षरता दर तो 66.11% है। याद रखिएगा, अलग अलग है सारी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा आपसे कि गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी बताओ कौन सी राजस्थानी भाषा से संबंधित है, मारवाड़ी से है, ढूंढाड़ी से है, हाड़ौती से है या फिर अहिरवाटी से है। तो दोस्तों ये आपके मारवाड़ी से संबंधित है, विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल ए को ताला लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है, ये आपके पटवार में पूछा जा चुका है, लेबर असिस्टेंट में आ चुका है, और सीईटी एग्जाम जो 12th लेवल का भी पीछे हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको पूछा गया, कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी कौन था। अब देखो वास्तुकार शिल्पी अलग अलग होते हैं सब, है ना। हाँ, तो कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी पूछा है, मंडन था, देवराज था, महेश था या फिर अत्रि था। तो दोस्तों यहां का जो आपके कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो शिल्पी था वो था आपके मंडन। कौन था, मंडन। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब देखो एक पक्का प्रश्न आएगा, हर क्लास में मैं आपको एक अलग अलग क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज लेके आ रहा हूं मैं। आपको पूछा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो पहले आपने ये त्रिभुज बना लिया, और उसके अंदर बाद में देखो ये 3 लाइनें खींच रखी है इसने, इस प्रकार से 3 लाइनें खींच रखी है। तो देखो दोस्तों इस प्रकार के त्रिभुजों में काउंट करना बहुत आसान होता है। ये 1 नंबर दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4 दो, और जोड़ दो सबको, 1 2 प्लस 3 प्लस 4, जोड़ो 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 है दोस्तों। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, डी को लॉक कर दो। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो देखो ध्यान से देखो, ये पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज है, एक तो ये हो गया ना, एक तो ये अलग ही रहेगा। अब देखो ये 2 साथ में ले लो, 2 साथ में आ रहे हैं ना, हाँ इधर भी तो 2 साथ में आ रहे हैं, ऐसे 2 हो गए ना, और एक एक को लेओगे, एक एक को लेओगे तो सामने सीधे बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो हो गए ना टोटल 10। आंसर जी हो गए, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है फिर से जीकेगा, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। राणा राज सिंह, महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा करण सिंह या फिर दुर्गादास राठौड़। तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहां पर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम में के लिए कहा गया था, है ना। इस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा जो है वो आपके टूट गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेजाजी का मेला कब बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, इनका धाम भी है, करनाल के अंदर जन्म हुआ था। ठीक है, तेजाजी का मेला कब बढ़ता है, आपको मेला पूछा है। कार्तिक शुक्ल दशमी को बढ़ता है, चैत्र कृष्ण दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो दोस्तों ये तो सारे विकल्प गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि कार्तिक चैत्र आश्विन में कोई मेला नहीं बढ़ता है। आपके भादवे में शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है ना, शुक्ल पक्ष की, उसको आपके तेजाजी का मेला बढ़ता है। दोस्तों विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। और यहां पर बहुत अधिक मात्रा में तांबे के अवशेष बहुत ज्यादा मिले हैं, तांबा निकलता भी यहां पर खनन के दौरान। ठीक है, तो वो कौन सी सभ्यता है जिसको जननी कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। आहड़ को, गणेश्वर को, सुनारी को या फिर रेड को कहा जाता है। तो दोस्तों वो है आपकी गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। भाई जो लाल दासी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे, जसनाथ जी, असनाथ जी थे, जाम्बो जी थे, लालदास जी थे या फिर कबीरदास जी थे। तो दोस्तों इनके लालदास जी थे, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लालदास जी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है फिर से इसका आगे आपके क्वेश्चन क्या कहता है, शहद मीठा तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है।
शहद मीठा, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जैसे शहद क्या होता है, शहद क्या होता है, शहद सर जी मीठा होता है। उसी प्रकार आपको बताना है, गुलाब सुंदर लिखा है, दुल्हन सुंदर लिखा है। अब दुल्हन जरूरी थोड़ी है, सुंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नीली स्याही, स्याही तो काली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है। खेल कूद, जीतना भी हो सकता है, उसमें हारना भी पड़ सकता है, जीतना भी पड़ सकता है, ये भी नहीं होगा। तो गुलाब सुंदर होता है, जिस प्रकार शहद मीठा होता है उसी प्रकार गुलाब सुंदर होता है। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, थेवा कला किस किले से संबंधित है? अब बताओ थेवा कला कौन से जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से, उदयपुर से, चूरू से या फिर झालावाड़ से? तो दोस्तों कांच के मणियों के द्वारा यहां पर एक कला होती है, ये बड़ी अच्छे प्रकार की कला है, थेवा कला है, जो आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए को लॉक कर दो, ये आपके प्रतापगढ़ की है। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है, केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? जो केला देवी है वो कौन से राजवंश की कुल देवी है, आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओस वालों की है, यादवों की है, जाटों की है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों केला देवी कौन से राजवंश की कुल देवी है? तो जो केला देवी है आपके, वो है आपके यादवों की, यादवों की। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? जो एरिनपुरा छावनी है उसमें विद्रोह कब हुआ था, यह आपसे पूछा गया। 10 मई 1857 को, 28 मई 1857 को, 7 जून 1857 को, या 23 अगस्त 1857 को? तो दोस्तों एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था आपके? ये हुआ था आपके 23 अगस्त को, 23 अगस्त 1857 को हुआ था। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि एरिनपुरा पूछा है, 23 अगस्त करना है, गलत मत कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका? रीजनिंग का। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, एक लड़का है यहां पर और नीरज नाम का बंदा है, नीरज है ये, नीरज इस लड़के की ओर इशारा करता है, मेरे दादा के इकलौते बच्चे का पुत्र है। अब नीरज के दादा जो है ना, दादा, उन्हीं का ये पुत्र बताया जा रहा है, पुत्र बताया जा रहा है। तो नीरज का उस लड़के से क्या संबंध है? तो नीरज का ये क्या हो गया? नीरज का सर जी भाई हो गया, ये क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी को ताला लगा दो, क्या हो जाएगा? वो उसका भाई हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका लिखा गया, प्रश्न आपको पूछा गया कि बरखान क्या है? आपको पूछा गया कि बरखान क्या है? डेल्टा है, झील है, रेत के टीले हैं, या फिर पर्वत है? तो दोस्तों बरखान क्या है? बरखान आपके बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है। और बालू का स्तूप एक प्रकार के टिल्ले जैसे दिखाई देते हैं। देखो मैंने अलग अलग बता रखे हैं, स्टार बालू का स्तूप है, और परवलयाकार, परवलयाकार यानी परवले टाइप के बालू का स्तूप बनते हैं, स्टार बालू का स्तूप बनते हैं, रेत के टिल्ले जैसे बनते हैं, अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। और जैसलमेर साइड में आपने देखा होगा, जैसलमेर साइड में टिल्लों में रेख बालू का स्तूप बनते हैं, बरखान टाइप के बनते हैं, स्टार बनते हैं, स्टार इस प्रकार के होते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे इस प्रकार से ये बालू का स्तूप बनते हैं टिल्लों के अंदर। तो रेत के टिल्ले कहलाते हैं एक प्रकार से, बरखान क्या है? रेत के टिल्ले होते हैं। विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ज्योग्राफी का अच्छा प्रश्न था ये। अगला आपका प्रश्न, मध्य अरावली की चोटी तारागढ़ किस जिले में है? ये बताओ आप, मध्य अरावली की एक चोटी है तारागढ़, ये आपके कौन से जिले में है? ये आपको पूछा है भाई, भरतपुर, अलवर, सीकर या फिर अजमेर? तो दोस्तों ये आपके अजमेर में पड़ती है। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। मध्य अरावली की चोटी तारागढ़ कहां है? अजमेर के अंदर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? अरे कौन सी है राजस्थान की जिसे मरुगंगा कहा जाता है? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, या माही? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है, जिसका नाम आपके पहले राजस्थान नहर भी कहा जाता था, इसको राजस्थान नहर से बदल कर किया गया था, है? तो राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, यह वह अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था? सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, या रणथंभौर दुर्ग? तो दोस्तों ऐसा कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और यहां पर आपके त्रिनेत्र जो गणेश जी है ना, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहां पर बना हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है, पशु परिचय एग्जाम में पूछा था इस प्रश्न को, ठीक है ना? तो अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद होना चाहिए आपको। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? डेट याद रखनी बस, और कुछ नहीं, सीधा एकदम हूबहू छपता है। 24 जनवरी 1931, 2 अक्टूबर 1934, 13 मार्च 1947, 17 सितंबर 1946। तो दोस्तों आपके ये 17 सितंबर को, 17 सितंबर 1946 को आपके डाबड़ा का हत्याकांड हुआ था। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है, एक बार फिर से रीजनिंग का आ गया, एक संख्या जिसका वर्गमूल उसके घनमूल से 2 गुना है, उनका मान बताओ कितना होगा?
एक संख्या है जिसका वर्गमूल है वो उसके घनमूल का 2 गुना है, उसका मान क्या होगा? तो दोस्तों बताना चाहूंगा 4 का क्यूब करो कितना आता है? 4 कितना आया? 64 आ गया। अब 8 का वर्ग करो, 8 इंटू 8 कितना आया? 64 आ गया। दोनों का सेम आ रहा है ना। तो इसने पूछा एक संख्या जिसका वर्गमूल उसके घनमूल का 2 गुना है, तो वर्गमूल इसके घनमूल का 2 गुना है, वर्गमूल घनमूल का यानी 4 है, 4 का 2 गुना करो कितना आता है? 8 आता है। तो वो नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? वो नंबर कौन सा हो गया? वो नंबर 4 हो गया ना, है ना। आपको पूछा था एक संख्या जिसका वर्गमूल है उसके घनमूल का 2 गुना है, उसका मान क्या होगा? तो वो 4 ही तो है, 4 का 2 गुना करते हैं तभी तो 8 होता है। 8 का वर्ग भी 64 आता है, 4 का घनमूल भी कितना आता है? हाँ बिल्कुल 64 का घनमूल 4 आता है। ठीक है, तो वो संख्या 4 हो गई ना। हाँ ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन थी? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक पूछिए, गायत्री देवी थी, यशोदा देवी थी, कमला बेनीवाल या सुमित्रा सिंह? तो दोस्तों ये आपके गायत्री देवी थी। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आरएसएसबी ने पूछा भी है कई एग्जाम में। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बताइए। भगवत सिंह मेहता, ओपी मेहरा, के श्री के राधाकृष्णन, विपिन बिहारी लाल माथुर? तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव वो है आपके श्री के राधाकृष्णन। विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न विज्ञान से आया है। विज्ञान का प्रश्न क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के परावर्तन कोण के होता है, क्या होता है? परस्पर आधा होता है, बराबर होता है, 1/4 होता है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जब कोई चमकीली सतह पर कोई प्रकाश की किरण यूं आती है, इसको बोलते हैं आपतन, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है परावर्तन के बाद, परावर्तित किरण। तो यहां अभिलंब होता है बीचों बीच, और अभिलंब के साथ यहां एंगल बनता है, यहां एंगल बनता है। ये कोण बनता है आई, ये कोण बनता है आर, और ये दोनों अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है दोनों, ये एक तो आपतन कोण बनता है, एक परावर्तन कोण बनता है। ठीक है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों कोण है ना, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। याद रखिएगा, ये आपके नियम भी है एक प्रकार से। ठीक है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जो जिला न्यायाधीश है उनको नियुक्ति कौन देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं देते, मुख्यमंत्री नहीं देते, राज्यपाल देता है। जिला न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल संख्या वो 42वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत और इसके अतिरिक्त 73वां संविधान संशोधन आता है ना। हाँ, अगला प्रश्न, चलो कभी संविधान के बारे में अलग से एक क्लास रखेंगे भाई, और अच्छे से समझाएंगे आपको पूरा संविधान वाला सिस्टम। एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान कहां मिलती है? एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान कहां मिलती है? जावर, जामसर, काला खूंट या फिर पलाना? बताओ कहां मिलती है? तो ये है दोस्तों जामसर के अंदर। विकल्प नंबर भारत का जीके, मैंने बताया था आपको, भारत जीके से भी क्वेश्चन नहीं आता है आपके यहां पर। जामसर राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? फिर से विज्ञान का प्रश्न आ गया। कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? हल्दी नहीं है, लिटमस पत्र नहीं है, प्याज नहीं है, मेथिल ऑरेंज नहीं है। तो दोस्तों हल्दी क्या है? प्राकृतिक है। लिटमस पत्र क्या है? प्राकृतिक है। प्याज क्या है? प्राकृतिक है। ये सारे प्रकृति से बने हुए हैं सारे के सारे, है ना। हाँ, ये लिटमस पत्र तो आपको पता होगा, एक लिचेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिचेन के पौधे से प्राप्त करते हैं लिटमस पत्र को। बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसा रंग का? बैंगनी रंग का रंजक होता है। और हल्दी, प्याज, ये भी आपके कौन से हैं? बिल्कुल प्राकृतिक है। लेकिन इसने नहीं पूछा है कौन सा नहीं है। मेथिल ऑरेंज नहीं है, ये एक कृत्रिम है भाई। ये व्यक्ति के द्वारा, रसायनों द्वारा बनाया जाता है, रसायनों के द्वारा। मेथिल ऑरेंज ये आपके क्या है? कृत्रिम सूचक है, प्राकृतिक नहीं है। तो आपको यही पूछा था। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी का निदेशालय किस शहर में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? कहां पर पड़ता है भाई? तो दोस्तों ये पड़ता है आपका जयपुर के अंदर। ठीक है, आर्थिक और सांख्यिकी का निदेशालय याद रखिएगा, ये आपके जयपुर में है। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको पूछा गया कि सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका बताओ किस फसल की प्रजाति है? जैसे अलग अलग प्रजातियां होती है ना, नंबर और लगे होते हैं, 562 नंबर है, ये 560 नंबर है, ये 510 नंबर है। इस प्रकार से अलग अलग नंबर होते हैं फसलों के, और उनके अलग अलग नाम होते हैं और प्रजातियां होती है। तो दोस्तों गेहूं की प्रजाति होती है सोनालिका। सोनालिका किसकी है? सोनालिका गेहूं की प्रजाति है। विकल्प नंबर आपका कौन सा? सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका, प्रश्न कहता है कि इसरदा सिंचाई परियोजना का संबंध कहां से है? बताओ, डूंगरपुर से बिल्कुल नहीं है, चित्तौड़गढ़ से भी बिल्कुल नहीं है। आपके पास दो विकल्प बचे हैं, सवाई माधोपुर और झालावाड़। झालावाड़ सबसे आदर जिला है आपका,
लेकिन आर्द्र हुआ तो क्या हुआ, इसरदा सिंचाई परियोजना का संबंध पूछा है तो ये है आपका कहां से, सवाई माधोपुर से। विकल्प नंबर सी को ताला लगा देना, सवाई माधोपुर से है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि जैता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे। जैता और कुंपा युद्ध हुआ था, नाम भूल गया कौन सा युद्ध हुआ था यार, वो नाम नहीं याद आ रहा उस युद्ध का। किस शासक के सेनापति थे, राव मालदेव राठौड़ के, उदय सिंह के, रतन सिंह के, परमारी देव चंदेल के। बताओ किसके थे, हाँ बिल्कुल बताओ, फटाफट से बताओ। तो ये मालदेव जी थे ना, राव मालदेव राठौड़, इनके आपके सेनापति थे। कौन थे, जैता और कुंपा, ठीक है ना, इनकी ओर से, सेनापति की ओर से लड़े थे ये उस युद्ध में। और अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत कौन सा है, बताओ। तो सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किससे होती है, तो दोस्तों होती है कुओं और नलकूपों द्वारा। और नहरों द्वारा तो ज्यादातर देखा जाए तो गंगानगर के अंदर होती है, गंगानगर, ठीक है ना, जो धान का कटोरा है ना आपका, धान का कटोरा, गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ आपके नहरों से सिंचाई होती है। बाकी लगभग लगभग आप देखोगे कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूप द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। घुड़ला त्योहार कब मनाते हैं बताओ। श्रावण शुक्ल अष्टमी को, नहीं श्रावण का तो नाम ही नहीं आएगा, हाँ भाद्रपद का भी नाम नहीं आएगा, चैत्र महीने में मनाया जाता है। चैत्र पक्ष की कृष्ण अष्टमी जो आती है ना, उसको आपके मनाया जाता है घुड़ला त्योहार। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। 1948 को, 1956 को, 78 को, या फिर 1991 को। तो ये 1978 को की गई थी दोस्तों। विकल्प नंबर आपका कौन सा, सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल सी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। गुजरात था, महाराष्ट्र था, राजस्थान था, या मध्य प्रदेश था। तो सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो वो था अपना राजस्थान। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। एस के धर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फजल अली थे, या के एम पणिकर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा है, और ये आपके राजनीति का अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो वो थे फजल अली। विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट है हो जाएगा दोस्तों। आशा और उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है उदय योजना किससे संबंधित है। उदय योजना पूछा, जल वितरण निगम से है, विद्युत कंपनियों से। तो दोस्तों उदय योजना विद्युत कंपनियों से, देखो 2 नंबर पे ऑप्शन आ गया आपका, विकल्प नंबर बी, है ना। हाँ, बाकी पर्यटन क्षेत्र से नहीं है, सड़क निर्माण से भी नहीं है। उदय योजना किससे संबंधित है, विद्युत कंपनियों से है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि राज्य में नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना कब की गई। राज्य में नस्ल आधारित प्रथम पशु जो गणना है वो आपके कब की गई थी। वर्ष 1951 को की गई थी, वर्ष 1961, वर्ष 2007, वर्ष 2012। तो दोस्तों ये वर्ष 2007 में की गई थी। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका संबंध हाड़ौती पठार से नहीं है। किसका संबंध है जो हाड़ौती पठार से नहीं है। कोटा, झालावाड़, बूंदी, या फिर भीलवाड़ा दोस्तों। तो दोस्तों भीलवाड़ा का नहीं है। विकल्प नंबर आपका कौन सा, डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि ऊब छठ का त्योहार मनाया जाता है। ऊब छठ जो आती है आपके, उसका त्योहार कब मनाते हैं। कार्तिक कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, माघ शुक्ल षष्ठी को, या भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। तो दोस्तों भादवे के महीने की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी आती है उसको आपके किसका मनाया जाता है, ऊब छठ का त्योहार मनाया जाता है। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कल शाम वाली क्लास में भी ये प्रश्न देखने को मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है। बताओ, घग्गर नदी नहीं है, रूपनगढ़ नहीं है, सागी नहीं है, या रूपारेल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वो है आपकी सागी नदी। सागी नदी जो है ना, हाँ वो आपके आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। बाकी घग्गर, रूपनगढ़, रूपारेली आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है दोस्तों। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न कहता है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है। तो आपको पता है 1070 किलोमीटर की ये जो सीमा बनती है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है। तो ये अपने भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने हमीरठ की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, कवि महेश, जोधराज। फटाफट से बताइए कि निम्नलिखित में से किसने हमीरठ की रचना की थी। तो ये की थी आपके चंद्रशेखर ने। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हुआ, बी आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बांकली बांध किस जिले में है। बांकली बांध पूछा गया कौन से जिले में है। जालोर के अंदर है, पाली के अंदर है, सिरोही के अंदर है, या बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। तो बांकली बांध कौन से जिले में पड़ता है आपका, बांकली बांध आपका सिरोही के अंदर पड़ता है दोस्तों। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है नीमराणा की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। विनय सिंह के द्वारा,
अनूप सिंह के द्वारा, राजा टोडरमल या अली बख्श? तो दोस्तों ये राजा टोडरमल थे आपके। विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नीमराणा की बावड़ी का निर्माण राजा टोडरमल के द्वारा करवाया गया था। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? भाई जी, सेम की समस्या बहुत ज्यादा हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। सेम की जो समस्या ना सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में है दोस्तों अपने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका राजमहल। राजमहल लिखा है टोंक खान संबंधित है। राजमहल एक खान का नाम है जो टोंक के अंदर पड़ती है। इसका संबंध किसे? बताओ यहाँ क्या निकलता है खनिज के रूप में? सबसे ज्यादा यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में तांबा निकलता है। बताओ सोना, पन्ना, चांदी या तांबड़ा? तो तांबड़ा लिखा है आपका विकल्प नंबर डी के अंदर। तो तांबड़ा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित हैं? हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ, जाम्बू जी या दरियाव जी? तो दोस्तों जसनाथ जी, है ना, बिल्कुल। जसनाथ जी जो है वो आपके बीकानेर के एक कत्रियासर एक गांव पड़ता है। यहाँ पर इनकी यहाँ समाधि स्थल भी है यहाँ पर कत्रियासर के अंदर, और इन्होंने साधना भी की थी। तो बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित है आपके जसनाथ जी। ठीक है ना, वेरी गुड, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जसनाती संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने की थी। विकल्प नंबर आपका बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? राज प्रस्तुति का रचनाकार कौन था? सदाशिव भट्ट था, बाण भट्ट था, गदाधर भट्ट था या रणछोड़ भट्ट तेलंग था? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग का नाम आता है दोस्तों जो राज प्रस्तुति के लेखक थे, रचना की थी इन्होंने। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में? ये रोजा भाकर एक शिखर है, चोटी है, ये कौन से जिले में पड़ती है? जालोर के अंदर पड़ती है, कोटा के अंदर, अलवर के अंदर या जयपुर के अंदर? तो दोस्तों ये आपके पड़ती है जालोर के अंदर। रोजा भाकर कहां आपके? जालोर के अंदर है। विकल्प जाबालीपुर इसका पुराना नाम था, जाबालीपुर बोलते थे। ठीक है, और सुंदा माता एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य भी यहाँ पर है ना, भालुओं का संरक्षित क्षेत्र है। तो ये भी यहाँ पर जालोर के अंदर ही है। तो रोजा भाकर भी आपके जालोर के अंदर ही है। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए पूछा आपसे। माउंट आबू, ताल छापर, केला देवी या सीता माता? तो दोस्तों सीता माता जो है ना, सीता माता ये आपके उड़न गिलहरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों, बिल्कुल सीता माता। और ये ताल छापर ये तो आपके काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण है ना, कहां पर पड़ता है? ये चूरू के अंदर पड़ता है आपका। ताल छापर आपका चूरू के अंदर है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है आपका। ठीक है, वेरी गुड। अगला आपका प्रश्न और इस क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना तो ये कहां पर है बताओ? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित आपसे पूछा गया। तो ये आपके प्रतापगढ़ के अंदर। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं मित्रों। धन्यवाद।